13 फरवरी 1968 दीनदयाल उपाध्याय की अंतिम यात्रा के समाचार इंडियन एक्सप्रेस के पहले पेज पे छपी। इसमें कहा गया, भारतीय जनसंघ के एक प्रमुख नेता के अनुसार, भारतीय जनसंघ के एक प्रमुख नेता के अनुसार अभी यह कहना ठीक नहीं है कि दीनदयाल उपाध्याय की हत्या हुई है, यह दुर्घटना भी हो सकती है। यानी जो अब तक पुलिस की थ्योरी थी और जो बलराज मधोक ने प्रेस को स्टेटमेंट दिया था, उसके ठीक उलट जनसंघ के एक नेता ने बयान दिया कि ये अभी हत्या कहना जल्दबाजी है, ये दुर्घटना भी हो सकती है, और ये इंडियन एक्सप्रेस ने छापा। मधोक कहते हैं, मैं बड़ा असमंजस में पड़ गया कि ऑफिशियल लाइन, जांच का लाइन, इसको कौन भटकाना चाह रहा है, हत्या को दुर्घटना में कौन बदलना चाह रहा है। तो मैं सोच में पड़ गया, ये भ्रम बनाने वाला रिपोर्ट किसने दिया, एक नेता लिखा है। तो मुझे याद आया कि 11 फरवरी की रात दिल्ली के एयरपोर्ट पर पत्रकारों के को जो मैंने कहा यह हत्या का है, तो सारे पत्रकार हत्या की बात कर रहे थे, ये कैसे बदला ये रिपोर्ट। तो 12 फरवरी को इंडियन एक्सप्रेस के एक प्रतिनिधि को मैंने अटल बिहारी वाजपेयी के निवास 30 राजेंद्र प्रसाद रोड में, जहां जनसंघ का कार्यालय भी था, देखा। यानी अटल बिहारी वाजपेयी और इंडियन एक्सप्रेस का वो पत्रकार दोनों साथ थे। वह देर तक उनसे बातें कर रहा था, इसलिए मुझे संदेह हुआ कि हो सकता है अटल ने ही ये बात बताई हो। मैं सोच ही रहा था, कुछ समय बाद मैं वहां गया तो अटल बिहारी मुझसे मिले और अटल बिहारी छूटते ही हमलावर होकर बोले, आप इसे हत्या क्यों कह रहे हैं। बलराज मधोक को अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, आप इसे हत्या क्यों कह रहे हैं। दीनदयाल झगड़ालू व्यक्ति था, ये अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द हैं। दीनदयाल, और ये मधोक और वाजपेयी हैं, दीनदयाल झगड़ालू व्यक्ति था, गाड़ी में किसी के साथ झगड़ पड़ा होगा, धक्का लगने से नीचे गिरकर मर गया होगा, इसे हत्या मत कहो। वाजपेयी जी ने मरने के बाद दीनदयाल उपाध्याय के चरित्र को भी डैमेज करने का बयान दिया कि वो तो झगड़ालू व्यक्ति था। मधोक लिखते हैं, अटल बिहारी के शब्दों और लहजों से श्री उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय के लिए जो तिरस्कार और घृणा का भाव था, उससे मैं चौंक गया कि एक व्यक्ति भी मारा है, उसके प्रति कितना तिरस्कार और घृणा अटल में मौजूद है। यह तो मैं जानता था कि अटल दीनदयाल जी को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति में रोड़ा समझता है, परंतु इसकी मुझे स्वप्न में भी कल्पना नहीं थी कि वह उनसे इतनी घृणा, नफरत और आक्रोश पाले हुए। मैंने उसे कहा, मैंने जो कहा वह जांच करने वाले अधिकारियों का मत है और मैंने अपनी आंखों से जो देखी है साक्षी, वही कहा है। आप इसका खंडन किस आधार पर कर रहे हो कि हत्या नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी इसका कोई जवाब नहीं दे सके। जनसंघ की परंपरा थी कि कोई अध्यक्ष का यदि कार्यकाल के बीच में समाप्त हो जाए तो वरिष्ठ उपाध्यक्ष को अध्यक्ष बनाया जाता है। और मेरा विचार था, जो मुझसे उनसे पूछा गया, कि पीतांबर दास अथवा प्रिंसिपल देव प्रसाद घोष को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए। अटल बिहारी वाजपेयी किसी गिनती में नहीं थे। दीनदयाल उपाध्याय ने उनको अपने प्रमुख में बनाया भी नहीं था, रखा भी नहीं था। इसलिए मुझे बताया गया कि संघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, तो मैं अचंभित हो गया। वाजपेयी का कहीं नाम भी नहीं था, वरिष्ठ उपाध्यक्ष को अध्यक्ष बनाया जाता, ये उनका संविधान था। और दीनदयाल उपाध्याय ने अपने जो कार्यकारिणी बनाई थी उसमें वाजपेयी को बाहर रखा था, लेकिन एकाएक दीनदयाल के उपाध्याय के मरने के बाद कहा गया कि अब वाजपेयी अध्यक्ष बनेंगे। अध्यक्ष घोषित होते ही उनके संगठन मंत्री के महत्वपूर्ण पद पर से जगन्नाथ राव जोशी को हटा दिया गया और वाजपेयी को अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। और संगठन महामंत्री का जो पद था उस पर जगन्नाथ राव जोशी को, जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने बैठाया था, उसको तुरंत हटाकर नानाजी देशमुख को नियुक्त कर दिया गया। आनन फानन में जैसे इंदिरा गांधी मरी थी और आनन फानन में राजीव गांधी को बना दिया गया प्राइम मिनिस्टर, वही आनन फानन में दीनदयाल जी के मरते ही वाजपेयी जी को अध्यक्ष और नाना देशमुख को महामंत्री बना दिया गया। इस प्रकार दीनदयाल उपाध्याय की हत्या का तुरंत लाभ जिन दो व्यक्तियों को हुआ वह जिन्हें श्री उपाध्याय ने अपने महामंत्री और अध्यक्ष काल में महत्वपूर्ण पदों से विचार पूर्वक दूर रखने की नीति अपनाई थी।
दीनदयाल उपाध्याय ने नाना देशमुख और वाजपेयी को कभी महत्वपूर्ण पद नहीं दिया अपने अध्यक्ष काल में, लेकिन इन दोनों को उनकी मृत्यु के बाद तुरंत सबसे बड़ा लाभ हुआ अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख। संघ के सर कार्यवाह थे उस समय श्री बाला साहब देवव्रत, सर कार्यवाह। स्वयं वो दिल्ली में मौजूद थे इस काम को करने के लिए। सभी फैसले उन्हीं के सलाह मशवरे पे हो रहे थे। इसमें कोई किसी को कहने की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि संघ डायरेक्ट ये निर्णय ले रहा था। बाला साहब देवव्रत डायरेक्ट निर्णय वो ले रहे थे। वैसे भी मैंने अध्यक्ष पद दीनदयाल उपाध्याय को सौंपने के बाद, दीनदयाल उपाध्याय से पहले जनसंघ के अध्यक्ष बलराज मधो की थी और इन्होंने अध्यक्ष पद दीनदयाल उपाध्याय को सौंपा था। तो सरसंघ चालक गुरुजी की अटल बिहारी वाजपेयी के विषय में अच्छी राय नहीं थी। वाराणसी में उन्होंने मुझे जो कहा था उससे स्पष्ट था कि तुम्हें अब जनसंघ संभालना है, लेकिन दिल्ली में जनसंघ की बागडोर अटल बिहारी वाजपेयी को बाला साहब देवव्रत दे चुके थे। कुछ दिनों बाद पटना प्रदेश जनसंघ के सहमंत्री वैद्य सुरेश दत्त शर्मा का एक पत्र मिला। उसमें उसने दीनदयाल जी की हत्या के संबंध में कुछ चौंका देने वाली बातें लिखी थी। उसने लिखा था, 10 फरवरी को प्रातः 11 बजे के लगभग उसकी दुकान के सामने एक रिक्शा आकर रुका। ये जनसंघ के सहमंत्री हैं, वो पत्र लिख रहे हैं। उसमें बैठा व्यक्ति उनके पास आया और उसे कहा कि दीनदयाल उपाध्याय की आज रात को हत्या कर दी जाएगी, और षड्यंत्र करने वालों में जनसंघ के एक केंद्रीय अधिकारी का नाम लिया, कि जनसंघ के एक केंद्रीय अधिकारी का नाम लिया कि वो आज रात में दीनदयाल उपाध्याय की हत्या करवा देंगे, और कहा कि उन्हें बचा सकते हो तो बचा लो। ये पत्र किसका है? जनसंघ के सहमंत्री वैद्य सुरेश दत्त शर्मा का। उसने वह नाम भी लिखा, उस अधिकारी का नाम था जिस पर यह आरोप लगा कि दीनदयाल की हत्या कर दी जाएगी। षड्यंत्र में जनसंघ के केंद्रीय अधिकारी शामिल हैं। उस अधिकारी का नाम था नानाजी देशमुख, जो दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के बाद महामंत्री बनाया गया था, जिनको जनसंघ का। तो पहला नाम वाजपेयी का आया, दूसरा नानाजी देशमुख का आया। बिहार प्रदेश कार्य समिति की 11 फरवरी की बैठक पहले ही तय थी। उसमें दीनदयाल जी के आने की सूचना नहीं थी और न ही उनके स्वागत वापसी की कोई व्यवस्था थी। पटना आने का कार्यक्रम अकस्मात कैसे बन गया दीनदयाल का, इसकी कोई जानकारी नहीं। एकाएक दीनदयाल जी को पटना जाने का प्रोग्राम बना दिया गया, जबकि इसकी पहले कोई तैयारी नहीं थी, कोई सूचना नहीं थी, जानकारी नहीं थी। दीनदयाल उपाध्याय अपने महामंत्री पद के कार्य में यह निर्देश रखते थे कि कहीं भी प्रवास पे जाएं, उनकी वापसी की आरक्षण की व्यवस्था ट्रेन से कर दी जाए। और जनसंघ अध्यक्ष के नाते पहली बार पटना जाने पर साधारणतः उनके भव्य स्वागत का आयोजन होना चाहिए। पहली बार पटना जा रहे थे जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में, परंतु 11 फरवरी को पटना जंक्शन पर प्रदेश के केवल 2 पदाधिकारी मौजूद थे और वे दीनदयाल जी के निर्धारित गाड़ी से न पहुंचने पर बिना किसी जांच पड़ताल के वापस लौट गए। वो अध्यक्ष की बात हो रही है इसमें। उनके पटना ना पहुंचने की सूचना न लखनऊ, जहां से उन्होंने गाड़ी पकड़ी, और न ही केंद्रीय कार्यालय दिल्ली को दी गई। कहा गया कि दीनदयाल जी पटना आ रहे हैं, उस गाड़ी से वो नहीं पहुंचे तो खोजबीन होनी चाहिए। जनसंघ का अध्यक्ष है, कोई खोजबीन नहीं की गई। दोनों अधिकारी घर लौट गए अपने, न लखनऊ को सूचना दी न दिल्ली को सूचना, कोई सूचना नहीं दी। यानी सब कुछ एक सोची समझी या पहले से तय पैटर्न पे काम हो रहा था। मुगलसराय स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे दीनदयाल का शव लावारिस लाश के रूप में रख दिया गया था। उनकी कोई पहचानता नहीं था उनको। दीनदयाल जी बहुत ही वो रहते थे, कैमरा सेवी मैन नहीं थे आजकल के नेताओं की तरह। तो वो लावारिस लाश समझ के लावारिस घर में उनके लाश को रख दिया गया। संयोग से प्लेटफॉर्म पर गुजरते हुए किसी व्यक्ति ने उनका चेहरा पहचान लिया। तब पता चला, अरे ये तो जनसंघ के अध्यक्ष हैं, इनका शव लावारिस में कैसे पड़ा है। फिर इसकी सूचना दिल्ली भेजी गई। यदि वह व्यक्ति संघ का स्वयंसेवक रह चुका था, उनके शव को नहीं पहचानता, तो संभवतः दीनदयाल की लाश को लावारिस ही फूंक दिया जाता। कोई इनके साथ ये हुआ। कुछ दिन बाद मुझे पता लगा कि श्री वाजपेयी के अनुरोध पर गृह मंत्री श्री
चौहान ने दीनदयाल उपाध्याय की हत्या की जांच सीबीआई को सौंप दिया है। वाजपेयी ने अनुरोध किया कि दीनदयाल जी की हत्या की जांच सीबीआई से कराइए और इंदिरा गांधी के साथ उनकी अच्छी उठक बैठक थी, तो गृह मंत्री को कहा और गृह मंत्री ने तुरंत मान लिया और सीबीआई को सौंप दिया। मधुक लिखते हैं, उससे मेरा संदेह और बढ़ा क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में जनसंघ के सहयोग से बनी संवित सरकार थी जो इसकी जांच कर रही थी। इसकी जांच जो सरकार कर रही थी जो पुलिस, वो जनसंघ की सरकार, जनसंघ के सहयोग से संवित सरकार थी। मुख्यमंत्री थे चौधरी चरण सिंह और उप मुख्यमंत्री थे जनसंघ के ही राम प्रकाश गुप्त। वाराणसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ये देखिए उस समय छपा भी था, जब ये तीन को ये बायोग्राफी आई थी तो बड़े बड़े अखबारों में छपा था कि बलराज मधोक का इतना बड़ा खुलासा हुआ। ये 2003 में आई थी पार्ट 3 इनके बायोग्राफी जो। श्री शर्मा और तब आई थी जब वाजपेयी सत्ता में थे, तब आई थी, पर तब वाजपेयी ने गायब नहीं कराया किताब, अब तो गायब हो चुका है। वाराणसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शर्मा तत्परता से जांच के काम में लगे हुए थे और वे ठीक निशाने पर पहुंचने की दिशा में बढ़ रहे थे। यानी जांच एकदम नजदीक थी, परिणाम एकदम सामने आने वाला था। सरकार जनसंघ के सहयोग थी, उप मुख्यमंत्री जनसंघ का था, उसको एकाएक ये जांच छीन लिया गया उनसे और सीबीआई को सौंप दिया गया। ठीक उसी तरह जैसे अभी उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या हुई, हत्यारे रियाज अट्टारी, मोहम्मद गौद भाजपा के कार्यकर्ता निकले और जब कार्यकर्ता निकले पकड़े गए तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी मेयर पुलिस में फोन किया, इनको छोड़ो। डिप्टी मेयर ने, जो आरोप है डिप्टी मेयर पे उदयपुर में, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी वहां, कन्हैयालाल की हत्या में वो जांच पुलिस कर रही थी, एकाएक एनआईए पहुंच के सारा केस छीन लिया और अब कन्हैयालाल के हत्यारे बेल पे एक एक करके रिहा हो रहे हैं। तो सीबीआई हर बार जांच करने के लिए नहीं, जांच भटकाने के लिए भी काम करती है। तो चूंकि वहां जनसंघ की सरकार थी, उनके सम्मिलित सरकार, वो जांच में आखिरी स्टेज में जब पहुंच गई तो वाजपेयी जी ने कहा इंदिरा गांधी की सरकार के गृह मंत्री चौहान से कि अब सीबीआई को दे दीजिए ये केस, और चौहान जी ने तुरंत मान लिया वाजपेयी की बात और ये सीबीआई को सौंप दिया। जांच की तत्परता और जांच की प्रामाणिकता पर किसी को संदेह नहीं था। उनके हाथ से जांच लेकर सीबीआई को सुपुर्द करने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन ले लिया गया। कुछ महीने बाद मेरा कार्यक्रम मुरादाबाद में था। मेरी पत्रकार वार्ता भी रखी गई थी। पत्रकार वार्ता के बाद जब मैं प्रेस के साथ चाय पी रहा था तो स्टेट्समैन के प्रतिनिधि ने मुझसे कहा, स्टेट्समैन एक अखबार है, उसके प्रतिनिधि ने मुझसे कहा, आपने दीनदयाल की हत्या के विषय में कुछ क्यों नहीं बोला यहाँ? मैंने उसे कहा कि उसकी जांच हो रही है, क्या बोलूं, जांच अभी चल रही है। तब उसने मुझे बताया कि सीबीआई का जो अधिकारी उसकी जांच कर रहा है वह उसका सगा भाई है, सहोदर है। स्टेट्समैन के पत्रकार ने कहा, जो सीबीआई के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं वो मेरा सहोदर भाई है, और उसके अनुसार जांच में दीनदयाल की हत्या में जनसंघ के कुछ प्रमुख लोगों का हाथ पाया गया है। ये सीबीआई ने भी पाया कि जनसंघ के लोगों ने ही दीनदयाल उपाध्याय की हत्या कराई, और वह रिपोर्ट प्रकाश में कभी नहीं आएगी, लेकिन क्योंकि सरकार इसका लाभ जनसंघ के उन अधिकारियों को ब्लैकमेल करने और उन्हें अपने अनुसार चलाने के लिए करेगी। यानी इंदिरा सरकार के पास एक पुलिंदा आ गया वाजपेयी जी की कृपा से, अब सीबीआई जांच में आ गया कि ये इन लोगों ने हत्या कराई। अब इंदिरा गांधी विपक्ष के नेता को चक्रघिन्नी की तरह नचाकर अपने हिसाब से बयान दिलवाती थी और वो पुलिंदा रखती थी कि तुम्हारा नाम इस हत्या में है, सीबीआई की रिपोर्ट जारी कर दूंगी। ये बात इस सीबीआई के सहोदर भाई ने ये बताया।